अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। मार्था फारूकी ने भी कलंगा की कही सुन ली थी, इसलिए वो फ़ौरन ही अमल पर आमादा हो गया। उसने सैराब से मशवरा करने की ज़रूरत ना समझी। हमें एक पर्सनल मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम हमें कुछ फेवर दे सकोगी? कैसा मामला सर? वो एकदम मोहताज हो गई। मैं किसी नाजायज़ सिलसिले में आपकी मदद करने से कासिर रहूँगी। प्लीज़ मुझे ऐसी बात से दूर ही रखिएगा। मार्था, क्या हम लोग तुम्हें क्रिप्ट दिखाई देते हैं? सैराब ने उसे घूर कर देखा। नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा मतलब तो ये था कि वो घबरा सी गई। मार्था, मेरे साथ आओ। अचानक फारूकी खड़ा हो गया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जी कहाँ सर? उसकी सहर अंगेज़ आंखों ने फारूकी की दुनिया तय उबाला कर दी। भाई यहीं बाहर लान में चलते हैं। फारूकी का दोस्ताना और पुरइत्माद लहजा मार्था को अंदेशों की दुनिया से दूर ले गया। वो मामूली सी हिचकिचाहट के बाद उसके साथ चल दी। कलंगा और सैराब ने एक दूसरे की जानिब देखा। कलंगा ने इस्बात में सर हिलाया और सोफ़े पर हस्बे आदत आलती पालती मार कर बैठ गई। देखो मार्था, फारूकी ने लान में बिछी कुर्सियों पर बैठने के बाद इत्मीनान भरे लहजे में कहा, असल बात बताने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम्हें उन वाक़यात से आगाह कर दूँ जो हमें तुमसे मदद लेने पर उकसा रहे हैं। जी सर, मैं सुन रही हूँ। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फारूकी के सुर्ख व सफ़ेद चेहरे को देखा, जहाँ सच्चाई पर फैलाए मऊ सकून थी। फारूकी ने मुख्तसर मगर ज़रूरी तफसील के साथ मार्था को अब तक के वाक़यात से आगाह किया। इस सारी गुफ्तगू के दौरान मार्था मुकम्मल तौर पर खामोश रही। हाँ, कभी कभी उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात ज़रूर पैदा होते रहे, और जब फारूकी ने अपनी बात ख़त्म की तो मार्था अंदर बाहर से लरज़ रही थी। अनजानी कुव्वतों के पुरअसरार अमाल व फ़ाल की कारसातानियों से वो खासी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने अपने खुश्क होते लबों पर ज़ुबान फेरी तो फारूकी मुस्कुरा दिया। मिस मार्था, तुम तो दहशत ज़दा हो गईं। क्या ये खौफ में मुब्तला होने वाली बात नहीं है सर? वो सहमे हुए लहजे में बोली। मुझे तो आप पर हैरत है। आप बग़ैर किसी लालच और ज़ाती गर्ज की जान हथेली पर रखे इस सारे मामले में यूं दनदनाते फिर रहे हैं। आखिर क्यों? मार्था, फारूकी अचानक बेहद संजीदा हो गया। मैं दुनिया में अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा। मैं अगर किसी मकसद पर जान दे दूँ, किसी के काम आ जाऊँ, तो इससे बड़ी सादत क्या होगी? तुम लोगों का मज़हब जिस मफरूज़े पर कायम है वो सीधी सादी कुर्बानी है। क्या यसू मसीह अलैहिस्सलाम तुम्हारे ख़्याल में तुम लोगों के लिए मसलूब नहीं हुए? इसमें उनकी कौन सी ज़ाती गर्ज पनाह थी? वो यसू मसीह अलैहिस्सलाम थे सर, मार्था ने जवाब दिया। हाँ, मगर क्या उनका अमल काबिल तकलीद नहीं है? फारूकी ने फिर बात बढ़ाई। है, ज़रूर है सर, मगर आप लोग तो इस बात को मानते ही नहीं। आपके ख़्याल में तो यसू मसीह अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया गया था और उनकी जगह किसी और को उनकी शक्ल देकर मसलूब करा दिया गया था। दुरुस्त, हमारा अकीदा यही है मार्था। क्या किसी और का मसलूब हो जाना इस एसार की कड़ी नहीं है जिसका दर्स सारे अल्लाह वाले देते चले आ रहे हैं? देखिए सर, मार्था बाकायदा बहस पर उतर आई। अगर आपका घर बार होता, बीवी बच्चे होते, या कम अज़ कम एक मोहब्बत करने वाली हस्ती ही आपकी ज़िंदगी में कदम रख चुकी होती, तब भी क्या आप अपनी जान को यूं ही दूसरों के लिए ख़तरे में डालते फिरते? मेरी बात छोड़ो मार्था, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तुम शमा और सैराब को देखो, वो एक दूसरे को पागलपन की हद तक चाहते हैं, मगर इसके बावजूद इस किस्से में वो मुझसे भी ज़्यादा मुलविस हो चुके हैं। कोई पछतावा, कोई लालच उनको डगमगा नहीं सका अब तक। और मार्था लाजवाब हो गई। मगर सर, मुझे डर लग रहा है। ना जाने आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। बिल्कुल मामूली सा काम मार्था, इसमें ना तुम्हारा मज़हब मुलविस है ना ज़मीर। हमें कलमाशा को जहन्नम वासिल करने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर एक छोटा सा स्टेज सजाना है, और तुम्हारा किरदार उसमें सबसे ज़्यादा अहम है। वो भी अगर तुम हामी भर लो तब, वरना इस दरख्वास्त के साथ कि तुम मेरी कही हुई हर बात को भूल जाओ
मैं तुम्हें इस मामले में मुलविस होने से पहले ही आज़ाद करता हूँ। मार्था सोच में डूब गई। मुझे क्या करना होगा सर? खासी देर के बाद उसने सर उठाया और फारूकी ने उसे जो बताया वो चंद फिक्रों पर मुश्तमिल एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर मार्था का चेहरा जर्द पड़ गया। और आप इसे बिल्कुल मामूली सी बात कह रहे हैं? वो हैरत से बोली। हाँ मार्था, क्योंकि असल में ये सारा झूठ होगा, सरासर झूठ। हम तो ऐसे सच से गुजर कर आ रहे हैं जिसकी परछाई भी तुम पर पड़ जाती तो शायद तुम्हारा सांस रुक जाता। मैं अगर दहशत से मर गई तो? वो अचानक बोल उठी। नहीं मार्था, मैं खुदा नहीं हूँ, मगर खुदा पर मेरा भरोसा कामिल है, तुम्हें कुछ नहीं होगा और फिर हम सब लोग तुम्हारे करीब होंगे। फिर भी सर, वो हिचकिचा कर बोली। मैंने कहा ना मार्था, तुम्हें मजबूरी कोई नहीं है। तुम अगर इस मामले से अलग होना चाहो तो आज़ाद हो, ताहम किसी से इस बात का जिक्र मत करना। मेरी बस इतनी ही दरख्वास्त है। सर, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आई है क्या? अचानक उसने एक ऐसा सवाल कर दिया जिसने फारूकी को बौखला कर रख दिया। ये कैसा सवाल है मार्था, और इसका हमारी इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक़? आप बताइए तो, मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। वो बच्चों की तरह ज़िद पर उतर आई। बहुत ज़रूरी है क्या? फारूकी ने संजीदगी से पूछा। जी हाँ, वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखकर बोली। तो सुनो मार्था, फारूकी ने उसकी सहर अंगेज़ आंखों में झांक कर देखा। आज से पहले नहीं थी, अब है। क्या मतलब सर? वो उलझ कर बोली। मैं समझी नहीं। क्या फ़ारसी बोली है मैंने? वो बदस्तूर उसकी आंखों में झांक रहा था। मैंने कहा आज से पहले कोई नहीं थी, अब है। कौन है? वो गड़बड़ा गई। ढूंढ लो, पहचान लो। फारूकी ने एक गहरा सांस लिया और कुर्सी की पुश्त से खुद को टिका दिया। वो ऐसी बदएतमाद है कि उसे मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। सर, मार्था बदहवास सी हो गई। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ मार्था। फारूकी दोनों हाथ गुद्दी पर बांधकर बोला। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये बात तो सच के दामन में फूलों की खुशबू की तरह बांधने वाली है। इसे मैं झूठ की गिरा दे ही नहीं सकता सर। वो परेशान सी हो गई। आप मैंने जो कहा तुम समझ रही हो मार्था। वजाहत क्यों चाहती हो? क्यों चाहती हो कि फूल से खुशबू उड़ जाए और महज रंग फीके पड़ने के लिए बाकी रह जाएं सर? अचानक उसने पूरी बेबाकी से फारूकी की आंखों में झांका। कहीं मुझे इस मामले में फ़ाल करने के लिए तो आपका ये दावा लबों तक नहीं आया? पगली हो मार्था? फारूकी धीरे से हंसा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं या सैराब डॉक्टर अरसलान से बात करके इस मामले में मदद चाहें तो हमारा मसला हल ना होगा? बस ये है कि ज़रा बहस ज़ोरदार करना पड़ेगी, और ये भी ना हो पाए तो क्या कलंगा, जिसके बारे में तुम्हें तफसील से बता चुका हूँ, क्या वो कोई इंतज़ाम ना कर पाएगी? फिर तुम से गेम करने का मतलब? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ कि यह मामला जितने कम लोगों में आए इतना ही अच्छा है। और इसकी आखिरी वजह बताऊँ तुम्हें मार्था? जी बताइए। वो अब कतन खौफज़दा ना थी। उसके लहजे में एक एतमाद था। मैं चाहता हूँ मार्था, इस किस्से में शामिल, इस किस्से को इख्तिताम तक पहुँचाने वालों में कोई पराया ना हो, सब अपने हों। सबका एक दूसरे से कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़ हो जो खून के रिश्तों से ज़्यादा मजबूत हो, और मोहब्बत, एतमाद, एतबार और यकीन से बढ़कर कोई रिश्ता पायदार होता है और ना मजबूत। क्या तुम अपनों में शामिल होने से कतराना चाहती हो मार्था? नहीं सर, वो बेख्तियार कह उठी। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मगर मुझे अपनों से डर बहुत लगता है सर। जफाकार निकल आते हैं ना। फारूकी ने उसकी जानिब बड़ी गहरी नज़रों से देखा। और इल्ज़ाम भी नहीं लेते, वो बेख्तियार कह गई। जो लोग हमेशा दूसरों को कुछ देने के चक्कर में रहते हैं ना मार्था, उनकी मोहब्बत बहुत सी इकसाम है। ये जफ़ा और इल्ज़ाम देने वालों की भी अपनी एक दुनिया है। मैं तुमसे तफसील नहीं पूछूंगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा मार्था कि जिसने तुम्हें जफ़ा के बाद इल्ज़ाम भी दिया, क्या उसने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि देने के लिए एक चीज़ तुम्हारे पास भी है जिसे तुम संभाल कर रखने के एहतियात में मुब्तला हो? वो क्या सर? मार्था ने पूछा। एकदम उसका लहजा ज़ख्मी सा हो गया। खैर मार्था, खैर। बुराई के बदले अच्छाई, शर के बदले खैर।
यही वो सुनहरी अज़ली और अबदी असूल है जो हम जैसे तई दामनों के लिए दौलत लाजवाल बनकर रह जाता है। भूल जाओ मार्था कि तुमसे किसी ने जफ़ा की थी, बदले में इल्ज़ाम भी दिया था। तुमने उससे मोहब्बत की होगी, उसे वफ़ा दी होगी, मगर पछतावे और एहतियात ने तुम्हें अपनी दौलत छुपा कर रखना क्यों सिखा दिया मार्था। ये ज़िंदगी इतनी मुख्तसर है कि हम मोहब्बत छुपा छुपा कर रखने की जगह ही ढूंढते रह जाते हैं कि ज़िंदगी की शाम हो जाती है। फिर उसमें अंधेरे में हमें मोहब्बत छुपाने की जगह तो नहीं मिल पाती। 2 गज ज़मीन का गहरा घड़ा ज़रूर आगोश में ले लेता है। उस जहरीले वक्त, उस मौसूम लम्हे से बचो मार्था। कभी अब अंधेरों में हाथ पांव मारने वालों में से ना हो जाना। उजालों के सफ़र में तन्हा चलना एक और अजाब होता है। कोई साथ ना हो तो कम अज़ कम किसी की याद तो हो। याद बेवफा की भी हो तो कभी कभी खुशबू दे जाती है, ख्यालों में ही सही। फिर ये तो सोचो कि वो क्या शय होगी, क्या शाकार होगा जो तुमसे मोहब्बत को छीन कर ले गया, और ऐसी क्या क़यामत होगी कि वो जिसने तुम्हारे महबूब को तुमसे इतना बदज़न कर दिया कि वो तुम्हें इल्ज़ाम देकर मुंह फेर गया। मैं तुम्हें या तुम्हारी वफ़ा को इल्ज़ाम नहीं दे रहा मार्था, तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूँ कि एक ज़ख़म की ठेस को ज़िंदगी भर की रातों पर साहिबान की तरह ना फैला दो। ये बेचैनी माजी का अजाब और आइंदा के लिए किसी पर एतमाद और एतबार ना करने की सज़ा इतनी लंबी हो जाए कि तुम ज़िंदगी का आखिरी सांस भी जांच परख कर लेना चाहो। इससे बड़ी ज़िंदगी और ज़िंदगी देने वाले से बेवफाई और क्या होगी मार्था। अपने खालिक की दी हुई हर नेमत को तुम शक की कसौटी पर परखने लगोगी तो कब तक तुम्हारा लिहाज करेगा वो। एक दिन वो तुमसे अपनी नेमतों का नाता तोड़ लेगा। फिर कोई फारूकी तुम्हें यह फ़लसफ़ा समझाने के लिए वक्त ज़ाया नहीं करेगा। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि मार्था तुम्हारी इन बड़ी बड़ी आँखों के जहर ने डस लिया है, इसलिए मैं तुमसे चंद लम्हों के साथ तरियाक मांग रहा हूँ। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है मार्था, इसे किसी के काम आ जाने दो। तुम दामन दरीदा हो के किसी ने तुम्हारे आंचल को जफ़ा के कांटों पर फेंक कर तार तार कर दिया है। मैं तई दामा था कि ज़िंदगी को मैंने इस नज़र से अब तक देखा ही नहीं था, और अब 100 चोर भी सद राह बन जाती थी कि उम्र ढल रही है, शाम दूर नहीं है, शबाब ने सर्द सांस लेने के लिए नीयत बांध ली है। लेकिन ये वक्त बड़ा जालिम है मार्था, ये दिल बड़ा सितमगर है। मैं शायद तुम पर अब भी ना खुलता, खामोशी से तुम्हारी आरज़ू को दिल में छुपाए ज़िंदगी गुजार देता, और शायद कभी तुम्हें दोबारा मिलने की कोशिश भी ना करता। मगर हुआ यह कि सूरत हाल ही ऐसी हो गई जिसने मुझे बेज़ुबानी की कैद से आज़ाद कर दिया। जवाब में तुमने क्या किया मार्था, तुमने जज्बों की शक की स्लेब दे दी। नहीं नहीं सर, वो तड़प उठी, मैं ज़ख़म खुर्दा हूँ, मुझे आप भी इल्ज़ाम दे रहे हैं। उसने भी यही किया था, वो जफ़ा के बाद इल्ज़ाम दे रहा था मार्था, मैं तो वफ़ा से पहले शक गज़ीदा हूँ। फारूकी के लबों पर बड़ी दिलफगार मुस्कुराहट उभरी। काश मैं तुम पर अपना हाले दिल ना खोलता मार्था, और ये आप खुद पर नहीं मुझ पर सितम करते सर, मार्था ने बेबाकी से कहा। मैं जब भी जान लेती तभी मैं आपको माफ़ ना करने की कसम खा लेती। बस, फारूकी ने दोनों हाथ सामने कर कर आंखें बंद कर लीं। बस मार्था, अब कुछ मत कहो, मैं सैर हो गया। सर, मार्था ने उसके दोनों हाथ थाम कर चूम लिए। आइए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, कब करना है, सिर्फ आपके लिए। फारूकी ने हाथ खोलकर उसका कवल सा चेहरा थाम लिया। उसकी आंखें वहाँ हुईं तो वहाँ वफ़ाएं जगमग जगमग कर रही थीं। अब अगर मैं मर भी गया मार्था, तो मुझे यकीन है मेरी कब्र पर वीरानी नहीं होगी। किसी के 2 खूबसूरत हाथ वहाँ दिया जलाने के लिए मौजूद होंगे। और अगर मैं ना रही सर, तो मुझे अपने ना होने का यकीन कभी बेचैन नहीं करेगा। मैं जान गई हूँ कि मेरे लिए कोई है जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो उसकी हथेलियों पर शबनम के कतरे आमीन आमीन कहने के लिए गिर रहे होंगे। वो दोनों बेखुदी के आलम में उठे और साथ साथ चलते हुए अंदर चल दिए। उनके कदमों की आहटें जैसे इस यकीन पर मोहर थीं कि मोहब्बत और यकीन से बढ़कर कायनात का हुस्न किसी शय से वापिस्ता नहीं है। फारूकी और मार्था जब कमरे में दाखिल हुए तो तायरा बेगम शमा के सरहाने बैठी उसका सर दबा रही थीं। शमा महुए ख्वाब थी,
वो सर दबाने के साथ साथ कुछ पढ़ कर उस पर फूंक भी रही थीं। सैराब किसी सोच में गुम अपनी जगह बैठा था और कलंगा आंखें बंद किए सफ़ेद माला के मोतियों पर कुछ बुदबुदा रही थी। मार्था ने एक नज़र फारूकी की तरफ देखा, फिर नपे तुले कदम उठाती शमा की जानिब बढ़ गई। तायरा बेगम ने उसे मुस्कुरा कर देखा और अपने काम में मसरूफ़ रहीं। मार्था ने सफ़ेद कोट की जेब से थर्मामीटर निकाला और शमा का टेम्परेचर चेक करने लगी। सैराब ने खंगार कर कलंगा को ख़बरदार किया। उसने फट से आंखें खोल दीं। फारूकी उसके साथ वाली सिंगल सीट पर बैठ गया। क्या हुआ? सब ठीक हो गया, फारूकी ने ज़ेर लब जवाब दिया तो कलंगा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए।